एट्रियल फिब्रिलेशन की बात करने से पहले कुछ और बातें मैं बता दूं आपको कि नॉर्मली हमारा हार्ट जो है वो एक नॉर्मल रेगुलर बीट या रिदम में कांटेक्ट करता है और रिलैक्स करता है। कुछ खास तरह की सेल्स होती हैं हार्ट मसल में, मतलब ऐसे नोड होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकालती है ऐसे नोड, जिससे हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड पंप करता है। इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम ईसीजी रिकॉर्डिंग कहते हैं। डॉक्टर ईसीजी इसलिए लिखता है क्योंकि वह यह जानना चाहता है कि आपका हार्ट सही तरीके से धड़क रहा है या नहीं। एट्रियल फिब्रिलेशन में एट्रिया को जिस तरीके से बीट करना चाहिए या एट्रिया को जिस तरीके से रिदम करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, वैसा वो बीट नहीं करता है, रिदम नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है। मतलब रेगुलर नॉर्मल बीट की जगह हार्ट इरेगुलर एबनॉर्मल बीट करता है और बहुत ज़्यादा फास्ट बीटिंग होती है, जल्दी जल्दी धड़कता है, धड़ 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 धड़, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल का जो कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन है, जो साथ करने का जो एक नेचुरल फिनोमिना है, धड़कना और रिलैक्स करना, वो क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन में रैंडम मतलब कि एक्टोपिक साइट्स से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, इंटरप्ट करती है नॉर्मल कंडक्शन रिदम में, है ना। मतलब इसमें क्या होता है कि ऐसे नोड्स से करंट का निकलना बंद हो जाता है, छोटे छोटे सेंटर्स से वो निकलने लगता है। इसको बोलते हैं, जो छोटे छोटे सेंटर्स होते हैं एट्रिया में, वो एक्टोपिक साइट्स कहलाते हैं या एक्टोपिक सेंटर्स कहलाते हैं। तो ये जो एक्टोपिक साइट्स हैं, एक्टोपिक सेंटर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं एट्रिया को अच्छी तरीके से, अच्छे ताल में धड़कने से क्या करते हैं, रोकते हैं, जिससे एट्रिया का ताल गड़बड़ हो जाता है। तो जो एट्रियल फिब्रिलेशन में जो हम लोग ये है कि जल्दी जल्दी हार्ट धड़क करता है, तो एचआर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, एचआर इंक्रीज़ होगा, देखिए यहाँ पे एचआर इंक्रीज़ है। ठीक, उसके बाद चूँकि एट्रिया से करंट नहीं निकल रहा है या निकल भी रहा है, तो एक्टोपिक सेंटर्स में क्या हो रहा है कि वो ये हो पा रहा है एट्रिया। जैसे आप अगर हार्ट का थोड़ा एनाटोमी अगर अंदर का देखेंगे तो 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में। ऐसे नोड सबसे ऊपर में राइट एट्रिया में होता है और यहीं से करंट निकलता है, यहीं से करंट जो है पूरा निकलता है, उसके बाद यहाँ ए बी नोड के पास जाता है। ठीक, तो यहाँ से करंट नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे पी वेव नज़र नहीं आएगा आपको। देखिए यहाँ पी वेव जो है 0 है, पी वेव क्या है, 0 है, पी वेव अब्सेंट हो गया, है ना। एट्रियल फिब्रिलेशन में पी वेव अब्सेंट होता है। ठीक, जब पी वेव नहीं रहेगा तो पी आर इंटरवल भी गायब हो जाएगा, तो पी आर इंटरवल भी एट्रियल फिब्रिलेशन में अब्सेंट होता है। ये सबसे ख़ास बात है। जब भी आप एट्रियल फिब्रिलेशन का ईसीजी ग्राफ अगर आप नोट करेंगे तो उसमें आपको एक चीज़ मिलेगी कि एचआर बढ़ा रहेगा, हार्ट रेट बढ़ा रहेगा, पी वेव गायब रहेगा, अब्सेंट रहेगा, पी आर इंटरवल अब्सेंट रहेगा। अब आइए क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो नैरो हो जाता है, नैरो हो जाता है, सिकुड़ जाता, कम हो जाता है। जैसे इतना चौड़ा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है ना, तो ये क्या होगा कि इतना वाइड है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, इतना वाइड है तो थोड़ा नैरो हो जाता है, इतना वाइड हो जाएगा, इतना वाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, जैसे कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का जो आप देखेंगे नॉर्मली क्या होता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कितना मिली सेकेंड होता है, तो 80 से 120 मिली सेकेंड क्यू आर एस। यहाँ पे देखिए 73 है, लो है ना, लो है। इसका मतलब आर्टेरियल फिब्रिलेशन में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नैरो हो जाता है। ठीक, इरेगुलर बीट्स हो जाती हैं। आप यहाँ पे देखें, ग्राफ में आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा करके देखिए। यहाँ पे आर वेव है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है आर वेव का। इसकी दूरी और इसकी दूरी में बहुत फ़र्क है, देखिए, है ना। इसकी दूरी में फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है। ठीक, आप दूसरी जगह देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, इसकी दूरी आर इंटरवल की दूरी और इसकी दूरी वाइड है, ये फिर शॉर्ट हो गया, फिर शॉर्ट। तो ये क्या है, इरेगुलर रिदम है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे